This meeting is being recorded. जय हिंद दोस्तों। आज हम एक न्यू केस लॉ लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम एक केस को डिस्कस करेंगे, केस के फैक्ट को समझेंगे, केस के इश्यूज को समझेंगे, जजमेंट क्या आया उस चीज को समझेंगे और इससे हमें काफी हेल्प मिलेंगी, जैसे जजमेंट रीडिंग करना, किसी भी पॉइंट पे किसी भी लॉ पे समझ रखना, और रेफरेंस इस चीज में मिलेंगे। अगर सिमिलर केस हमें इस तरह का आता है तो हम इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हम इस केस को समझते हैं। ये केस एक रिवीजन पिटीशन है जो कि कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जितेंद्र कुमार जी का, पटना हाई कोर्ट की डिवीजन पिटीशन की जजमेंट है। 7/5/2025 की यह जजमेंट है, जिसको हम समझते हैं। इसके हर लाइन को समझेंगे, जजमेंट में जो भी लिखा है जज ने उस चीज को समझेंगे, और कैसे जजमेंट राइटिंग करते हैं उस चीज को भी हम समझेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम ये कि जो भी जजमेंट होते हैं उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं उसमें रीजन लिखा होता है कि हम क्यों इस कोर्ट में आए हैं, हमारा रीजन क्या है इस कोर्ट में आने का। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं। द प्रेजेंट रिवीजन पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द पिटिशनर against the impugned order dated 14/1/2020 passed by learned principal judge family court Bhagalpur, whereby learned principal judge has directed the petitioner to pay 3,000 per month to his wife, opposite party number 2 is 2,000 per month to his daughter towards their maintenance। तो जो पिटिशनल हस्बैंड है, इसमें इस ऑर्डर के खिलाफ वो रिवीजन में आए हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था जो फैमिली कोर्ट भागलपुर का है, उनके द्वारा कहा गया था कि 3,000 पर मंथ वाइफ को देने हैं और 2,000 पर मंथ आपको चिल्ड्रन को देने हैं, अप टू द मेंटेनेंस टू द डॉटर इज पेबल टिल हर मैरिज, जब तक उनकी शादी न हो जाए, जो डॉटर है उनकी। तो द फैक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द केस is that on 26/7/2012, opposite number 2 and 3 filed miscellaneous case number 96 of 2020 under section 125 CRPC for their maintenance against the petitioner and his parent. However, it appeared that later on parents were deleted from the array of the opposite party before the court below। जो वाइफ होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं वो फाइल करते हैं मेंटेनेंस पिटीशन सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, और मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं हस्बैंड से और उनके पेरेंट्स से। हालांकि बाद में पेरेंट्स को इस चीज से निकाल दिया जाता है, तो सिर्फ पिटिशनर जो हस्बैंड होते हैं उनके खिलाफ ये चीज चलते हैं, उनसे सीख किया जाता है मेंटेनेंस को। केस के फैक्ट्स को अब समझेंगे हम कि केस में फैक्ट्स क्या था। जो मेंटेनेंस पिटीशन लाया गया था वाइफ के द्वारा, उसमें पॉइंट्स क्या थे उस चीज को हम समझेंगे। पॉइंट नंबर 3, एज पर द एलिगेशन मेड इन द मेंटेनेंस petition, the marriage between the petitioner and Soni Devi was solemnized on 18/3/2010 as per Hindu rites and custom, and out of wedlock opposite number 3 was born। अपोजिट पार्टी नंबर 3 was born। 18/3/2010 की हिंदू राइट्स के अनुसार शादी हुआ था हस्बैंड एंड वाइफ में, और उनसे एक चाइल्ड का बॉर्न हुआ ये शादी के पीरियड में। एज पर फर्दर allegation on account of non fulfillment of demand of additional dowry। इनका एलिगेशन ये है कि एज पर फर्दर एलिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ एडिशनल डाउरी, पार्टी नंबर 2 वाइफ ऑफ द पिटिशनर was subjected to physical assault, on account of which she was constrained to leave the matrimonial home and live at her मायके। पहला एलिगेशन ये है कि मुझसे जो है एडिशनल डाउरी की डिमांड की गई, जिसके कारण न देने के कारण फिजिकल असॉल्ट मेरे साथ किया गया, जिस एवज में मैं अपने मेट्रोमोलियन होम अपने मायके घर आ गई।
It is further alleged that petitioner husband was having illicit relationship with one lady जिनका नाम खुशबू कुमारी है, and hence he was subjecting his wife, opposite party number 2, to torture. दूसरा इनका एलिगेशन वाइफ का ये है अपने हस्बैंड के खिलाफ कि मेरे जो हस्बैंड है उनका इलिसिट रिलेशनशिप बाहर भी है किसी खुशबू कुमारी लड़की के नाम के साथ। तो जिस ये भी एक रीजन है जिस कारण मैं अलग हुई हूँ। और जो उनके पेरेंट इन लॉ है, जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो वाइफ है उनकी मृत्यु हो जाए, सो डेट हर हस्बैंड कुड रीमैरी खुशबू कुमारी, जो कि उसके बाद वो खुशबू कुमारी से शादी कर सकते हैं और एक अच्छा डॉरी डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये इनका दूसरा एलिगेशन था, दूसरा पॉइंट था वाइफ का अपने हस्बैंड के खिलाफ अपने मेंटेनेंस पिटीशन में। इट इज फर्दर एलिग दैट सोनी देवी has no source of income to maintain herself and her daughter, and despite demand, her husband or her parent-in-law did not pay even a single penny for her maintenance and that of daughter, and she was been living a miserable life at her Maike. It is also stated that she has been ready to live with her husband, but her husband has not been ready to keep her in his matrimonial home. Regarding income of her husband, it is alleged that husband is in government job and his income for cultivation and business is 24,000 per month. इनका जो थर्ड एलिगेशन है वो ये है कि इनको सबसे पहली बात है कि मेंटेनेंस नहीं दी जाती है, इनके डॉटर को भी नहीं मेंटेनेंस दी जाती है और इनके पास कोई सोर्स भी नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वाइफ को अपने बच्चे को ध्यान रखने के लिए वाइफ के पास कोई सोर्स भी नहीं है। तो ये एट द एंड निर्भर अपने हस्बैंड पे ही है। और जो फोर्थ पॉइंट इनका सबमिशन ये है कि जो लड़का मैं जो वाइफ है वो ये कह रही है कि मैं रहना चाह रही हूँ हस्बैंड के साथ, बट ये रखना नहीं चाह रहे हैं मुझे, और इनकी जो सैलरी है वो ये गवर्नमेंट जॉब में है, इनकी सैलरी 24,000 पर मंथ अप्रोक्स, पूरा एग्रीकल्चर लैंड ये सबको मिला के है इनका। उसके बाद सबमिशन आता है हस्बैंड का, सारी का रिप्लाई हस्बैंड देते हैं। ये पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट को हम पढ़ते हैं। ऑन नोटिस पिटिशनर हस्बैंड ऑफ सोनी देवी अपेयर बिफोर द फैमिली कोर्ट में अपेयर होते हैं मेंटेनेंस पिटीशन के खिलाफ, and filed so cause contesting the maintenance petition filed by his wife and his daughter regarding marriage. It is stated by the petitioner का ये कहना है कि that his marriage was forcibly solemnized with Soni Devi at बबूधा नाथ टेम्पल भागलपुर। कि हस्बैंड का यहाँ ये कहना है कि जो मेरी शादी हुई थी वो फोर्सिबली हुई थी, मतलब फोर्स के साथ हुई थी, विदाउट माय इंटेंशन और बिना मेरे कंसेंट के द्वारा ये शादी हुई थी, फोर्सिबली शादी हुई थी। ये पिटिशनर जो हस्बैंड है उनका कहना है। ही इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड द पेटर्निटी ऑफ गुड़िया कुमारी, द डॉटर ऑफ सोनी देवी। ही स्टेटेड दैट गुड़िया कुमारी वॉज बोर्न टू सोनी देवी ऑन 8/8/2010। दूसरा पॉइंट जो हस्बैंड है वो उनका है कि जो 8/8/2010 को गुड़िया कुमारी का जन्म हुआ, जो कि उनकी चिल्ड्रेन है, whereas his marriage with सोनी देवी was solemnized on 18/3/2010। जो कहा गया है कि 18/3/2010 को मैरिज हुआ था और जो उनकी चाइल्ड का जो बर्थ है वो 8/8/2010 को ही हो गया। एज सच गुड़िया कुमारी just after about 4.5 month of his marriage with सोनी देवी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें पिटिशनर के द्वारा, जो कि हस्बैंड है उनके द्वारा रखा गया इस केस में, इनके द्वारा ये कहा गया कि शादी के 4 महीने बाद, 4 या हाफ मंथ के बाद ही जो चिल्ड्रेन है उनकी, उनका बर्थ हो गया। ये एलिगेशन, ये पॉइंट रखा गया पिटिशनर के द्वारा। आगे पढ़ते हैं। इट इज फर्दर क्लेम्ड बाय petitioner that his wife Soni Devi is having illicit relationship with her brother-in-law। दूसरा पॉइंट ये रखा गया पिटिशनर हस्बैंड के द्वारा कि वाइफ का illicit relationship है ब्रदर इन लॉ के साथ, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू हर मैट्रिमोनियल लाइफ विद हिम। और ये मेरे साथ आगे मैट्रिमोनियल लाइफ नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं कंटिन्यू करने के लिए। रिगार्डिंग हिज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ही स्टेटेड दैट एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ कलेक्ट्रेट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट है। ये जो इसके मंथली इनकम पे बात की गई थी, उस पॉइंट पे अपना ये पॉइंट रखते हुए बोला कि RS 11,000 ही इज ऑल्सो विलिंग टू कीप हिज वाइफ
11,000 इनके पास जो मंथली इनकम है ये है। और ये इन पिटिशनर का भी ये कहना है कि ही इज ऑल्सो विलिंग टू कीप हिज वाइफ इन हिज मैट्रिमोनियल होम एंड डिस्पाइट हिज एफर्ट शी डिड नॉट कम टू मैट्रिमोनियल होम, ही हैज डिनाइड द एलिगेशन ऑफ डिमांड डॉरी एंड टॉर्चरिंग देयरफॉर। तो इनका पॉइंट ये है कि ये कभी मना नहीं किया अपनी वाइफ को घर में रखने से, और डिस्पाइट ये कि बहुत एफर्ट भी इन्होंने लगाया कि वो मैट्रिमोनियल होम में ही रहे। और लास्ट पॉइंट इन्होंने अपना पॉइंट ये रखा कि ये एलिगेशन जो इन्होंने लगाया है डिमांड डॉरी का, टॉर्चर का, इस चीज से पूरा ही डिनाई कर रहे हैं कि ये इससे कोई मेरा लेना संबंध नहीं है और मैंने इस तरह का कभी बात नहीं की। इन्होंने पूरे पॉइंट जो कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई थी सारे पॉइंट पे इन्होंने अपना क्लियरिटी रख दिया इस चीज को लेकर। जो ट्रायल एंड ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट आया, जो ट्रायल ऑर्डर इन फैमिली कोर्ट आया उसमें ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद PW1 सोनी देवी और PW2 एंड PW3 एंड PW4 हर का विटनेस हुआ एंड द अपोजिट पार्टी हस्बैंड बिफोर द फैमिली कोर्ट हु इज पिटिशनर हैड एग्जामिन, सबका सब विटनेस का एग्जामिन हुआ। हाउएवर, as per the evidence on record and submission of the parties, learned family court has passed the impugn order whereby he has allowed the maintenance of party wife and daughter. For wife 3,000 per month and 2,000 per his daughter, per her daughter। मेंटेनेंस पिटीशन पास कर दी 26/7/2012 को। कमीशन ऑफ द पार्टीज को हम सब देखते हैं। I heard learned counsel for the petitioner, learned APB for state and learned counsel for opposite number 2 and 3. Learned counsel for the petitioner herein submit that impugned order is not suitable in the eye of law and the same is liable to be set aside। ये पिटिशनर हस्बैंड का कहना है कि इम्प्यून ऑर्डर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है लॉ के नजर में एंड ये सेटिसाइड होनी चाहिए। To substitute his submission, learned counsel for the petitioner further submit that opposite party number 2 Soni Devi is not legally wedded wife। ये सबमिशन में अपना जो पिटिशनर के जो एडवोकेट है वो रखते हैं कि वो लीगली वेडेड वाइफ ऑफ द पिटिशनर नहीं है बिकॉज इज मैरिज वाज हर फोर्सिबली सोलेमनाइज्ड। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। He further submit that opposite party number 2 wife is also not entitled to get मेंटेनेंस, और इसलिए वो पात्र भी नहीं है मेंटेनेंस के ऑन अकाउंट ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप के कारण। and the third point is the husband is not a biological father of even who is born in opposite party number 2 of for illicit relationship, और जो illicit relationship से जो चिल्ड्रन हुआ वो भी इस हस्बैंड का नहीं है, जिस कारण वो इस चीज से भी डिनाई करते हैं कि ये लाइबल, ये जो मेंटेनेंस पिटीशन को डाला गया है ये लॉ की नजर में मेंटेबल नहीं है। ये कहते हैं वही कि चाइल्ड जो है हमारा 4.5 मंथ में मैरिज के बाद ये हो गए थे। एंड द सबमिशन में हम और इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 12 में ही फर्दर सबमिटेड अपॉन पार्ट 2 वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस आल्सो बिकॉज शी हैज लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम ऑन हर ओन on account of her illicit relationship with brother-in-law, whereas the petitioner was willing to keep her in the matrimonial home and all his effort to bring the matrimonial home failed on account of a refusal to join him at matrimonial home। देन आफ्टर फैमिली कोर्ट मेट्रोमोनियल, और इनका ये भी कहना है कि जो फैमिली कोर्ट मुंगेर मेट्रोमोनियल केस विच फाइल पिटिशनर हस्बैंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 13(1)(1)(a) और 1(b) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ही आल्सो फाइल्ड अ कॉपी ऑफ जजमेंट डिग्री। इन्होंने डिवोर्स की डिग्री भी ले लिए हैं जो पिटिशनर हस्बैंड है उसने। 14th पॉइंट समझते हैं। लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर आल्सो सबमिटेड द एवरी क्वांटम मेंटेन्स नॉट सस्टेनेबल ऑफ व्यू ऑफ द इनकम ऑफ पिटिशनर हस्बैंड इज 1100 पर मंथ। देन आफ्टर, अब हम लॉ पे बात करेंगे, केस लॉ पे बात करेंगे, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम अब मेंटेनेंस की बात आए तो सबसे पहले मेंटेनेंस को समझेंगे कि 125 सेक्शन सीआरपीसी में मेंटेनेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो सेक्शन 125 को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 125 में दी हुई है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, ये आपके केसेस हैं। ये आपके केस है, तो अब यहां से पढ़ते हैं वेडेड वाइफ एंड as per the explanation 2 to section 125 clause 1 CRPC, it also transpired that wife includes a woman who has been divorced by a husband but not remarried। From section 125(1)(b) CRPC, it also clarified that any legitimate or illegitimate minor child, whether married or not,
but unable to maintain himself or herself is entitled to get maintenance from his father. It is also certain principle of law that proceeding under section 125 CRPC is summary in nature and meant to prevent the vagrancy and destitution of wife of children and provide a speedy remedy for the supply of food, clothing, shelter to them. Hence, the strict standard of proof is not required to proceeding under section 125 CRPC, unlike in matrimonial proceeding, where strict proof of marriage of paternity is essential. Her judicial precedent, Kamal versus M.R. Mohan Kumar, may be referred to an relevant para of judgment Honorable Supreme Court read as has held that ये केस लो है इसको आप पढ़ लीजिएगा is held that court is required to pass order of maintenance 125 CRPC only after being prima facie satisfaction after the matrimonial status party of such decision regarding the matrimonial status is tentative finding civil proceeding. Then after, it is also settled principle of law that finding regarding the validity of marriage or paternity of a child in a proceeding under section 124 CR, this is tentative and not final, and it always subjected to order of any civil court or family court, which are competent court to conclusively decided any marital status of a party or legitimacy of illegitimacy of a child, as emerges from section 7, 8, and 20 of the Family Court Act 1984. In other words, if the civil court of the family court or the family court passes any decree in regard to validity of marriage, the paternity of child is not consistent with her finding of this court proceeding under section 125 CRPC. The decree of civil court, family court could prevail and the party concerned would be at liberty to modify the order passed under section 124 CRPC. इसमें एक चीज और कही गई कि चाइल्ड अगर बेडलॉक शादी के बाद होते हैं और आपके विद इन अ पीरियड होते हैं अगर डाइवोर्स के पहले, तो इस चीज में अगर कहा गया है कि वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। इस चीज अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें कहा गया है, इसमें हम आगे इसमें देखेंगे भी कि इट इज ऑल्सो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ दैट इज रिविजनल जुडिक्शन द हाई कोर्ट हैज नो पावर टू डिसाइड एविडेंस एंड सब्स्टिट्यूट इट्स ओन फाइंडिंग इन रिगार्ड टू पॉजिटिव फाइंडिंग रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ मैरिज पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड unless is patent possibility of finding of the fact is either of a jurisdiction or that of law. But in case of negative finding, court is regard to validity of marriage or paternity of child, the High Court is required even a revisional jurisdiction to re-evaluate the evidence and come to conclusion whether the finding and conclusion reached by the family court are legally sustainable or not. इसमें जो कोर्ट का फैसला आया इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे कि कोर्ट का डिसीजन इसमें क्या आया। ये सब विटनेस है, इनको जो विटनेस एग्जामिन किए गए हैं वो है इन सब में। फाइंडिंग ऑफ हिज कोर्ट, इसको पढ़ते हैं हम। As such, I find as per the evidence on record that Awadh Kishore Shah, who is petitioner hearing, जो कि husband है, has taken plea that Soni Devi is not his legally wedded wife on ground that his marriage with her forcibly solemnized. However, I find that as per evidence adduced on behalf of Soni Devi, her marriage with Awadh Kishore Shah was solemnized as per Hindu right and custom at temple without any application of force. Moreover, I find that petitioner Awadh Kumar Shah has never filed any matrimonial petition for annulment of his marriage with Soni Devi, either under section 11 or 12 of Hindu Marriage Act. I further find that he has filed only a divorce petition under section 13 of Marriage Act against Soni Devi, and it goes without saying that divorce petition filed by the husband only against his legally wedded wife. Hence, the plea of the petitioner that Soni Devi was not his legally wedded wife has no substance. Even plea of petitioner that Soni Devi is now divorced and she is not entitled to get maintenance under section 124 CRPC is liable to be rejected as per explanation B to section 125 1 CRPC. Wife includes even divorced wife and she is entitled to get maintenance under section 125 CRPC if she has not remarried, and it is not a case of petitioner that his divorced wife has remarried. ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है इस केस के रिलेटेड, और लास्ट 31 पॉइंट को इस पर हम रीड करेंगे जिसमें देखते हैं कि एज पर फर्दर प्ली ऑफ द पिटिशनर दैट सोनी देवी
here is not entitled to get maintenance from her husband because she has been in illicit relationship with her brother-in-law prior and subsequent to the marriage is not sustainable. Here it pertinent to point out that adulterous life is no doubt disqualification for, यहाँ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, जो कि हमें आगे भी केस लॉ पे समझ में आएगा। यहाँ लाइन में लिखा हुआ है कि here it is pertinent to point out that adulterous life is no doubt disqualification for any wife to get maintenance from her husband under section 125 CRPC. However, any physical relationship of a lady with any person prior to her marriage that does not come within the definition of adultery because adultery is an offense against one spouse. However, adulterous life of any wife subsequent to her marriage is undoubtedly a disqualification for any married wife to get maintenance from a husband. However, living in adultery denotes a continuous course of conduct and not isolated acts of the immorality. One or two lapses from virtues may be acts of adultery, but would not be sufficient to show that the woman was living in adultery. A few moral lapses and return back to a normal life cannot be said to be living in adultery. If the lapse is continued and followed of a further adulterous life, the woman can be said to be adulterous, living in adultery. In this regard, one may refer to the following judicial precedent. इसमें कहा गया कि एडल्ट्री होना और कंटिन्यूइंग एडल्ट्री दोनों में दो चीज है, और जो सेक्शन 125 में नहीं मिलता है मेंटेनेंस, उसमें लिखा गया है एडल्ट्रस, जो कंटिन्यू लिविंग इन एडल्ट्री है उस पॉइंट पे बात की गई है, वो हाई कोर्ट के द्वारा वो बात बोली गई इसमें। बट इन केस ऑन हैंड आई फाइंड दैट petitioner husband has not made any specific pleading regarding adulterous life of his wife. He is required to give detail of adulterous life to his wife with reference to time and place beside giving the same of adulterer. But I find that in his pleading and evidence, except veiled allegation that his wife was having illicit relationship with her brother-in-law prior and subsequent to her marriage, there is no special detail regarding of such life to his wife. Even conduct of petitioner husband during the substance of her marriage does not show that she is serious about his such allegation, because I found that no such allegation has been made in his divorce petition, which was filed not on ground of adultery but on the ground of cruelty and desertion. और जो डाइवोर्स पिटीशन हस्बैंड के द्वारा डाला गया उसमें भी एडल्ट्री का ग्राउंड नहीं डाला गया था डाइवोर्स पिटीशन में, वो ग्राउंड इनका था क्रूरल्टी एंड डिसर्शन का। Moreover, as per his pleading, he was always ready to keep his wife with him. Such uh, willingness on the part of husband is not possible if the willing that his wife has been indulged in adulterous life. Hence, the petitioner has not proved that his wife Soni Devi was living in adultery. I further find the petitioner also failed to prove his wife was living at her Maike without any rhyme and reason. As per claim of wife, her husband petitioner having illicit relationship with another lady, and hence he was subjected to her ill treatment, cruelty, and she is constant to leave a matrimony her him to live at her मायके long, और जो वाइफ के पास वो सफिशिएंट रीजन भी है मायके जाने का, क्योंकि वो उसका जो हस्बैंड था इलिसिट रिलेशनशिप में था और इस चीज के लिए उसके साथ क्रूरल्टी की जाती थी, ये वजह है इनके घर जाने का, जिसमें हाई कोर्ट का ये पॉइंट पे डिस्कशन हुआ। देन आफ्टर जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा, हेंस आई फाइंड दैट देयर इज नो डाउट अबाउट एंटाइटलमेंट ऑफ सोनी देवी टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड पिटिशनर हियर, सो would pretend to point out per section 112 of evidence act that a child, ये चाइल्ड पे इस पे डिस्कशन किया गया, चाइल्ड वाले पॉइंट पे डिस्कशन किया गया, जो पॉइंट रखी गई थी कि 4.5 में ही चाइल्ड हो गया, तो इस पॉइंट पे ये डिस्कस किया गया कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 that a child says that a child born during continuous or valid marriage between his or her mother and any man, the child is held to be legitimate son or daughter of that man unless it is shown by that man that he had no access to his wife and any time when the child could have been conceived. सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का क्लियरली मेंशन ये चीज है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा, जिस कारण जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा, और जो लोअर कोर्ट के जो डिसीजन थे उसी को फैसले को रखते हुए अपने डिग्री जो सुनाई, इसको हम आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट पे इस पे
इसमें कहा गया, ये पॉइंट भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोreover आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड फाउंड इन प्रीवियस पैराग्राफ ऑफ जजमेंट दैट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इज समरी इन नेचर एंड मेंट टू प्रिवेंट द vagrancy and destitution of wife and children and provide a speedy remedy for the supply of food, clothing and shelter to them. इसलिए सेक्शन 125 मेनली है भी। जिस कारण जो है वो ऑर्डर में आया है कि मेंटेनेंस जो मिलनी चाहिए, जो फैमिली कोर्ट के द्वारा दी गई थी 3,000 वाइफ को और 2,000 चिल्ड्रन को, उस चीज को वो बरकरार रखा। ऑर्डर आया है कि एज सच आई डू नॉट फाइंड एनी प्रीवर्सिटी और फाइंडिंग ऑफ एनी फैक्ट और एरर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग एनी इंटरफेरेंस इन द इम्प्यून ऑर्डर, हेंस द पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस, और पिटीशन को डिसमिस किया गया। ये केस लॉ केस के फैक्ट्स हैं। आपको मैं इसमें केस के साइटेशन के बारे में बता दूं, आप इस केस को जाके पढ़िए, इस चीज में बहुत चीज सीखने को है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्चर एट पटना, क्रिमिनल डिवीजन नंबर 262 ऑफ 2020, इस चीज को जाके पढ़े। थैंक यू।